आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। आप सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ में आप लोगों को इसलिए बुलाई है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो हमारा यहाँ का एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जीबी पंत, इसमें हमने देखा है कि डेली कुछ ना कुछ हादसा होता है और उसको लेकर इशू बनती जाती है। आपको याद होगा हमने ये इशू को उठाया था लास्ट ईयर, जब चिड़िया टापू के करीब बर्मनाला के पास में वहाँ में एक बेटी का एक्सीडेंट हो गया था कार के द्वारा, और उसके बाद 3 दिन के बाद उसका डेथ हो गया था, जो कि वो केस अंशुमन रॉय जी ने लिया था। हमने बड़े प्रयास किया एयरलिफ्ट करने का भी पर वो संभव नहीं हो पाया, और इसके चलते डॉक्टर्स का भी थोड़ा उसमें अनदेखी हुई। क्या चीज़ को लेके हुई ये मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हमारा एमआईसीयू में इंटर्नशिप करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं बच्चे, और जब कोई ऐसा स्थिति आती है तो वो क्या है, अपना एसआर या कंसर्न डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद उनसे पूछने के बाद मेडिसिन जो भी है वो देते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। तो इसके ही मसले में हमने स्ट्राइक की थी सेलुलर जेल के सामने, और उस वक्त जो हमारे एट प्रेजेंट डीसी साहब है अर्जुन साहब, वो हेल्थ सेक्रेटरी थे, और उन्होंने हमने उनसे जाके मिले और उन्होंने हमारी सारी पॉइंट्स सुनी, और उसके बाद 2-3 पॉइंट्स वो क्लियर भी किए। अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रांसफ़र हो गया उस डिपार्टमेंट से, तो मैटर वहीं के वहीं रुक गई। अभी हाल में ही देखा हमने एक फिशरमैन कम्युनिटी से जो विमला जी बिलोंग करती थी, उनके साथ एक हादसा हुआ, और इसके उपलक्ष्य में आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें हमें भी आमंत्रित किया गया है, और ये प्रेस मीट होने के बाद हम भी वहाँ पे जाएंगे। उनका थीम बहुत अच्छी है। उनका कहना यह है कि जो विमला जी के साथ हो गई सो हो गई, आने वाले समय में हमारे किसी भी आइलैंडर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके उपरांत जो हमने ये जो काफ़ी लंबे समय से जीबी पंत में हर पेशेंट के पास जाते थे, देखते थे और जानकारी प्राप्त की, उसके अनुसार डॉक्टर प्रज्ञा मैडम जो है वहाँ एनएम्स की डायरेक्टर है, और डीएचएस भी अभी भी टाई अप है। जैसा कि हमने लास्ट ईयर सुना था कि जून माह में जीबी पंत सेपरेट हो जाएगी और वो 11 चरमा चले जाएगी, पर ऐसा देखने को अभी फिलहाल मिल नहीं रहा है, और दोनों की टाई अप में जीबी पंत चल रही है। इसके चलते फंड की भी प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत कुछ अंदर स्टाफ की भी आपस में मेल मिलाप नहीं है, जिसके चलते परेशानी उठानी पड़ रही है पेशेंट्स को। इसके आगे जब हमने पता की, जो जिस कारण मैंने आप लोगों को बुलाया है वो ये है कि मैं आपको एक्सरे रूम नर्सिंग होम की तरफ से लेके आता हूं, ओपीडी की तरफ। आप जाइए जीबी पंत हॉस्पिटल, और जितने लोग गए भी होंगे, हमारे नर्सिंग होम की हालत बहुत ही खस्ता है। मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, आपका एसी नहीं चल रहा है, किसी में फैन नहीं चल रहा है, चारों तरफ दाग लगी हुई है, अंदर बेड की कंडीशन ठीक नहीं है, पर मजबूरी में पेशेंट लोग रह रहे हैं। आप उससे आगे ऊपर आइए, आपको मिलेगी सिटी स्कैन रूम। सिटी स्कैन काफ़ी लंबे समय से खराब पड़ी हुई है।
ये बड़ा अजीब सा बात है। इसको ठीक करने वाला या इसका जगह कोई दूसरा स्टॉल कर दे, वो भी नहीं हुई, जिसके चलते पेशेंट परेशानी उठा रही है। फिर अब उससे आगे आइए, सीढ़ी चढ़िए, MS1 में जाइए, सर्जिकल यूनिट, MS1, FS1 और तो आगे जाने से आपको OT मिलेगा। आप सुन के दंग रह जाओगे। मैं ये संडे ही विजिट किया हूँ। OT के अंदर RO काम नहीं कर रही है, जो फ्रेश वाटर आती है सर्जरी के लिए। आपका वेंटिलेटर काम नहीं कर रही है, ऑक्सीजन की कमी है। आप जो सर्जन वहाँ पे, जैसा हमारे 3-4 सर्जन हैं आइलैंड के, डॉक्टर साजी वगीर जी, मुस्तफ़ा जी, डॉक्टर मुस्तफ़ा जी, डॉक्टर शमीम जी, ऑर्थो के डॉक्टर भी है, इवन डेंटल्स के भी है, हर डिपार्टमेंट से सर्जरी होती है। जो इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट से वो सर्जरी करते हैं, उनकी एक टाइम बाउंड पीरियड रहती है, उसके बाद वो चेंज होती है। पर लिख के देने के बावजूद भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उनको सही समय में प्राप्त नहीं होती है। सेकेंडली, जो इंस्ट्रूमेंट वो सैनिटाइज करते हैं बिफोर सर्जरी, दैट इज ऑफ लो क्वालिटी, उतना अफेक्टेबल नहीं है। मैं ये जो बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे NIMS के डायरेक्टर प्रज्ञा मैडम जी, DHS के डायरेक्टर, प्लस हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सुने मेरी बात को, और आप पता लगाइए ये कहाँ तक सही है या नहीं। और यदि ये सही है तो अब जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए। आप सर्जिकल वार्ड में क्या है, सर्जिकल वार्ड में आप देखे होंगे FS1 है, MS1 है, ऑर्थो है। पेशेंट कई जाते हैं सर्जिकल के लिए। जब मैं वहां के स्टाफ से पता किया तो बोले सर अगर हमें 2 वार्ड और मिल जाए, जैसा कि एक क्लीन केस के लिए, एक इन्फेक्टेड पर्सन के लिए, पेशेंट के लिए। क्लीन केस कहने का मतलब ये होता है कोई पेशेंट आया, उनको कोई किस्म की तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, तो उनका तुरंत सर्जरी कर दे और उसको डिस्चार्ज कर दे, मतलब रख के डिस्चार्ज कर दे। और आपका इन्फेक्टेड केस मतलब होता है कि पेशेंट आया सर्जरी के लिए, किसी को शुगर रहती है, किसी का BP हाई रहती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस रहता है, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट चाहिए। सर्जरी में 2 डिपार्टमेंट और चाहिए, इन्फेक्टेड केस, क्लीन केस। अभी क्या है, एक ही वार्ड में सबको डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं चलता है बोला। thirdly, जो OT में नंबर ऑफ स्टाफ्स जो डॉक्टर सर्जन के साथ रहते हैं वो बहुत ही कम है। इवन टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है। आप एक गौर करिए, टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है। सर्जरी चल रहा है, OT चल रहा है, देखिए। तो कमियां मैं आपको यहां दिखा दिया। आप उसके उपरांत आप और नीचे आइए, एक्सरे में जाइए। एक्सरे में ये लोग एक्सरे लेने के बाद कहते हैं आप फोन से फोटो खींचिए। आप मुझे बताइए ना, जो सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, जो दूर दराज क्षेत्र से आते हैं, जो आपका एंड्रॉयड फोन यूज नहीं करते हैं, वो एक्सरे कैसा लेंगे? उनको कैसा मिलेगा? जब उनको एक्सरे नहीं मिलेगा तो आगे का अपना इलाज कैसा कराएंगे? तो ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है। उससे आप आगे आइए, आप एंट्रेंस की तरफ OPD का। जब बहुत ही दुख लगा कल मुझे, जब एक गाड़ी से एक बाबा, बुजुर्ग बाबा अपना गाड़ी से उतरे और स्टिक लेके उसका वाइफ उसको सपोर्ट करके लेके जा रही है अंदर। तो मैंने बाबा जी को रोका, बाबा जी यहाँ में व्हील चेयर, आप इसमें बैठ जाइए ना। तो उतने में शायद उनका बेटा था या जो भी था, वो आके बोला भैया ये व्हील चेयर टूटा हुआ है भैया। हम बोला थोड़ा अंदर जाके पूछो। तो बोला हम कैजुअलिटी में गया था भैया, उस लोग दे नहीं रहे हैं। मैं उसी वक्त नर्सिंग सिस्टर जो है उनके पास गया,
मैंने उनको कहा सिस्टर जी, ना यहाँ में स्ट्रेचर है, ना व्हील चेयर है, पेशेंट आए तो कैसा? बोली रुको, कैजुअलिटी में जाके पूछती हूँ मैं। तो उसी समय बोला मैडम मैं गया था, अब मुझे देने को इनकार कर दिए। फिर वो सिस्टर उनके साथ वहां कैजुअलिटी में गई और उनको लेके दी। तो अब देखिए, डॉक्टर प्रज्ञा मैडम जी और उससे पहले भी कई डायरेक्टर थे यहाँ पे, एनएम्स चल रहा है। आप बोल रहे हैं एनएम्स मेडिकल कॉलेज, यहाँ में पेशेंट आते हैं, उसके लिए साधन नहीं है। फिर मैंने एमएस गया, FS1 गया। मैंने कहा जब यहाँ में सीटी स्कैन काम नहीं कर रही है, तो जो पेशेंट एडमिट है आप उनका सीटी स्कैन कैसे करवाते हैं? या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई सीरियस केस में कोई पेशेंट आ जाए और वो एडमिट हो जाता है, तो आप उसका सीटी स्कैन क्या कैसा कराते हो? तो मुझे जवाब मिला, सर हम लोग यहाँ से पेशेंट को धन्वंतरी भेजते हैं, धन्वंतरी से सीटी स्कैन होके आती है पेशेंट की। तो आप सोचिए ना, ये किस बेसिस में मेडिकल कॉलेज बोल रहे हैं एनएम्स को? क्या चल रहा है यहाँ में मेडिकल कॉलेज में? अभी जो भी डायरेक्टर बैठा हुआ है, नेचुरली बात है उनको मेडिकल का नॉलेज होगा, और जैसा मेरी जानकारी में है प्रज्ञा मैडम जी दिल्ली से बिलोंग करती है, इससे पहले भी वो कहीं ना कहीं मेडिकल में होगी। तो और उनके नीचे है आपका सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, और उनके साथ दो लोग हैं जो मेडिकल के राउंड करते हैं, स्टाफ रखा हुआ है डॉक्टर। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आपके पास इतना कुछ हो के आपको यही नहीं पता है आपका हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या कमियां हैं, आप पेशेंट को ट्रीट कैसा करोगे? अब मैं ये इशू को मैं मेल कर रहा हूं आज ही, हमारे हेल्थ मिनिस्टर को मेल करूंगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारा हेल्थ सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब। डायरेक्टर को मैं इसलिए मेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो यहां में काफी साल से है और उनको यही नहीं मालूम है कि एनएम्स के अंदर, मेडिकल के अंदर में, कॉलेज के अंदर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या वो आज तक कभी विजिट करी है मेडिकल कॉलेज? वार्ड किसी भी वो विजिट करी है? या कभी अपने स्टाफ के साथ बैठ के मीटिंग की है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है, पेशेंट लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, नहीं है? मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। ये बात 1996 की है। 1996 से 2003 तक जो भी मेडिकल में स्टाफ काम कर चुके हैं, अभी फिलहाल रिटायर हो गए होंगे, और जो उस वक्त थे, डॉक्टर बर्मन जी हुआ करते थे जो रिटायर हो गए, उस वक्त जीबी पद में डाइटिशियन रहता था। तरह तरह के पेशेंट आते हैं, वार्ड में एडमिट होते हैं, डाइटिशियन जाके पूछता था पेशेंट को क्या देना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है दूर दराज से आते हैं जिनका घर यहाँ पे नहीं है, तो खाना नहीं उसको दिया जा सकता है और वो मेडिकल से लेके खाते हैं। और डॉक्टर बर्मन जी राउंडिंग भी करते थे ये चेक करने के लिए। उस वक्त जीबी पद में स्टील का प्लेट हुआ करता था, जब उनको खाना मिलता था, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, पेशेंट का बेड तक लेके जाके देते थे, पेशेंट खा के रख देते थे, वो लेके चले जाते थे। उस 2003 के बाद से ये प्रोविजन हट गया। अभी क्या होता है, एक ट्रॉली में खाना बना के लेके आ जाते हैं, वार्ड के सामने से जाते हैं, वार्ड में भी किसी को पता नहीं पेशेंट को कि खाना आया है या नहीं आया, क्योंकि ये ना तो बोलते हैं ना कुछ करते हैं। ये बात भी मैंने जब संडे को जब मैं विजिट किया लंच आवर में, मैंने वहां में पूछा जब खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था लंच, कि भाई पेशेंट को कैसा पता चलेगा कि लंच आ गया? बोला भैया यहाँ में देख के ना पता चल जाता है, देखो कितने जन लाइन में आ गए। हम लोग क्या ये लोग पेशेंट है क्या? बोला सर छोड़ो ना। हम लोग नहीं यार, खाना तो पेशेंट के लिए है। और आज आप मच्छी की तरकारी बनाए हो, मच्छी करी, उस दिन मच्छी करी बना था, लौकी का सब्जी बनी थी, रोटी थी और चावल थी, दाल थी। तो हम बोला ये दाल, बोला भैया इसमें मूंग दाल भी है, मशरूम दाल भी है, सब दाल हम लोग मिक्स करके बनाता है। बोला वेल एंड गुड, मगर खाना कितने जन को मिल रहा है और क्या?
ये खाना आप सारा वार्ड में बांटोगे, पेशेंट को ये खाना खाने के लिए, जैसे कि नॉन वेज है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, हम बोला, क्योंकि हार्ट पेशेंट भी है, शुगर पेशेंट भी है, प्रेशर वाले भी है, और भी कई तरह के लोग हैं वहाँ पे। बोला हाँ, हम लोग आके नर्स से लेके चले जाते हैं। हम लोग कौन आके नर्स से लेके जाता है? बोला हम लोग को यहाँ से मिल जाता है। तो आप सोचिए, सेम फूड सभी पेशेंट को दिया जा रहा है। दैट मीन्स मेडिकल के हिसाब से सभी पेशेंट को एक ही किस्म का बीमारी होएगा, तभी तो एक ही फूड दिया जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है भाई कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट और भी महान महान हस्ती, आप लोग कभी जाके हैं हॉस्पिटल के अंदर कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, डाइटिशियन ठीक जा रहा है या नहीं है, पेशेंट को ठीक से मिल रहा है नहीं है, क्या चीज वर्किंग में है, क्या नहीं वर्किंग में है? एक्सरे को बोलते हैं आप फोन में ले लीजिए, फिल्म नहीं दे रहा है, ये क्यों? आपका व्हील चेयर नहीं है, आपका स्ट्रेचर नहीं है सामने जब पेशेंट आता है लेने के लिए, ये क्या है? आप मेडिकल कॉलेज चला रहे हो? ऐसा होता है क्या? पेशेंट इतना दूर दराज से आपके भरोसे में, डॉक्टर के भरोसे में आते हैं कि मेरा इलाज ठीक से हो जाएगा और मैं वापस घर चला जाऊंगा, पर यहां तो पेशेंट की हालत खराब है। आप एंट्री में ही आप ब्रेकअप ले रहे हो, और डॉक्टर्स में भी, जैसा मैं आपको सर्जिकल ओटी का प्रॉब्लम बताया, वहां में प्रॉब्लम है, एक्सरे में प्रॉब्लम है, आपका सीटी स्कैन में प्रॉब्लम है। तो भाई पेशेंट जाए तो कहाँ जाए? सुनने वाला कौन है? वो किसको बोले? अगर जो बोलने वाला है वो बोल देता है, पर काफी लोग नहीं बोलते हैं। अब आप आइए मेडिसिन में, जीबी पंत का फार्मासिस्ट, आप एक चीज को नोट करिए, जब से जेम पोर्टल बना है, लो कॉस्ट मेडिसिन मिल रहा है पेशेंट को, और मैं ये दावे से चैलेंज कर सकता हूं, आप वही मेडिसिन फार्मासिस्ट से जाके लीजिए प्राइवेट, फर्क मिलेगा। जो जीबी पंत से मिलता है, आप नींद की दवाई खा लो ना, आपको पता चल जाएगा नींद आती है कि नहीं। शुगर का दवाई खा लो, आप बीपी का दवाई खा लीजिए आप, और सेम मेडिसिन आप बाहर से जाके लीजिए, आपको फर्क मिलेगा। करके आज आप देखिए, अभी के समय में जितने भी प्राइवेट फार्मेसी है, उसके सामने आपको बीड़ी मिलेगा, लोग मेडिसिन खरीदता हुआ। जीबी पंत से वो लोग खरीदते हैं जो मजबूर है, जो दूर दराज से आते हैं, जो गरीब है, जिनको उतना जानकारी नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से और एलजी साहब से, कि साहब एनएम्स तो आप बना दिए, मेडिकल कॉलेज, बच्चे लोग पास आउट भी होते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, आपका मेडिकल में फैसिलिटीज क्या आप ये बताइए ना। नर्सिंग होम, ओटी, आपका एक्सरे, सीटी स्कैन, मेडिसिन एंड प्लस व्हील चेयर एंड स्ट्रेचर, कुछ भी तो उपलब्ध नहीं है आपको हॉस्पिटल में। आप किस बेसिस में ट्रीटमेंट करते हो पेशेंट की? डॉक्टर्स भी परेशान है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो चीज उनको मिलता नहीं है। जब उससे जाके ज्यादा पूछे तो बोलते हैं भैया हम तो लिख के दे दिया, अब इसमें बोलता है कि फंड डीएचएस के पास है, डीएचएस रिलीज करेगा तो हमको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा या जो भी है मिलेगा, और जब हम लोग डीएचएस से पूछते हैं बोलते हैं एम्स के अंडर में है फंड। अब फंड किसके अंडर में ये मुझे तो नहीं मालूम, पर ये फंड के चक्कर में हमारा आइलैंड लोग तकलीफ उठा रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और जिनका समय से उपचार होना है या सर्जरी हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते नुकसान हम आइलैंडर को ही झेलना पड़ रहा है। तो भाई इस तरह डॉक्टर्स या इस तरह डायरेक्टर्स को अब बैठाते ही क्यों वो चेयर में, जो कि कभी आज तक वार्ड का राउंड ही नहीं मारी, कभी जाके पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं हुई, कभी अपने स्टाफ से इंटरेक्ट नहीं हुई, जबकि स्टाफ के इतने शॉर्टेज है। मैंने ओटी का बताया, एंड आप ओवरऑल आप जीबी पंत का स्टाफ का लोगे तो स्टाफ कम है, और काफी स्टाफ की प्रमोशन नहीं हुई है लंबे समय से, तो वैकेंसी नहीं हुई है, तो पड़ी हुई है खाली। तो ये हालत है हमारा एनएम्स की,
और डीएचएस की, जो अभी मर्ज होके फिलहाल चल रही है। और लोग जब कुछ किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है कोई भी पेशेंट के साथ, तो लोग डॉक्टर के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं कि भैया ये ठीक से नहीं करा, ये देखा नहीं। भाई वो करे तो क्या करे, या में मशीनें ठीक नहीं है, आपका चेक क्या करेगा? अभी आउट पेशेंट को आप बताइए, अभी कोई भी आउट पेशेंट गया, डॉक्टर उसको लिख के दे दिया सीटी स्कैन, वो कहाँ जाएगा? अगर वो एडमिट है तो धनवंतरी चला जाएगा, मगर एडमिट नहीं है तो प्राइवेट में जाना है उसको। तो आप एनएम्स मेडिकल कॉलेज इतना सब कुछ रखकर क्यों लोगों को परेशानी दे रहे हो? आप खुद एक डॉक्टर हो, डायरेक्टर, आपका सुपरिटेंडेंट भी डॉक्टर होगा, आप लोगों को क्या जानकारी में नहीं है क्या कि क्या हो रहा है? मैं तो मेडिकल लाइन से हूं नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, उसके बावजूद भी मैंने इतना पॉइंट रेस कर दिया। तो आप तो वहीं रहते हो, आपको तो ये अच्छी सी जानकारी होना चाहिए। भाई सर्जिकल डिपार्टमेंट में आप दो और यूनिट बना के दीजिए, आपका क्लीन केसेस का और इन्फेक्टेड केसेस का। नॉर्मल आप क्यों करते हो? तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मैं अभी ये मेल कर रहा हूं, और इसके ऊपर तो मैं इंक्वायरी करूंगा ही, क्योंकि काफी लंबे समय से प्रज्ञा मैडम इधर है। हमारा जब लास्ट स्ट्राइक हुआ था तब भी प्रज्ञा जी यहीं पे डायरेक्टर थी, और अभी तक उन्होंने कोई फुलफिल नहीं किया है। सेक्रेटरी साहब भी विजिट नहीं करते हैं, जीबी पंत हेल्थ सेक्रेटरी। जब तक डीएचएस से या एनएम से रिपोर्ट नहीं जाएगा, सेक्रेटरी साहब को भी नॉलेज में नहीं रहेगा कि क्या चल रहा है जीबी पंत में। तो मेरा आप लोगों का न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं हमारे आइलैंडर्स प्लस हमारा एडमिनिस्ट्रेटर को कि जीबी पंत एनएम्स मेडिकल कॉलेज का हालत बहुत ही खस्ता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी चीज मैंने आपको बताया है, और ये जेन्यून चीज है, आप इनको ठीक कराइए। एक्सरे में फोन की बजाय आप फिल्म दीजिए पेशेंट के हाथ में, क्योंकि वहां में नहीं है। व्हील चेयर को ला के रखिए नया, आप स्ट्रेचर ला के रखिए, आप सिटी स्कैन को ठीक करिए, आप दो केस सर्जिकल का बनाइए। ओटी एट प्रेजेंट 4 ओटी है, ये ओटी इंक्रीज करिए, क्योंकि डे बाय डे हमारा चल रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, हर एक डॉक्टर का एक एक दिन बंधा हुआ है, फिर एक इमरजेंसी केस आ जाता है, तो कहां से सर्जिकल होगा? और मेरा पर्सनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि मैंने ये देखा है आइलैंडर्स के अलावा मेनलैंडर्स काफी एडवांटेज ले रहे हैं हमारा जीबी पंत हॉस्पिटल का। तो क्यों ना एक ऐसा कानून बना दिया जाए जिसके पास सिर्फ आइलैंडर कार्ड हो, जैसा कि आधार कार्ड लेते हैं हम लोग ओपीडी स्लिप बनाने के लिए, उसी तरह आइलैंडर कार्ड हो, और वो आइलैंडर कार्ड लेके जाए, तभी जो है उनका ट्रीटमेंट यहां में किया जाए। टूरिस्ट के लिए एक्सेप्शनल है, वो आए, अगर उसे कुछ हो गया इंसिडेंस तो ठीक है, दे कैन बी डन, पर ये चीज में करना जरूरी है, क्योंकि मैंने खुद अपना आंखों से देखा है, यहां से मेनलैंडर्स वाले क्या करते हैं, अपना रिश्तेदार को भी बुलाते हैं यहाँ में ट्रीटमेंट करने के लिए, वो और अपना रिश्तेदार को बुलाते हैं, सर्जिकल का भी बेनिफिट उठाते हैं यहाँ में, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मेडिसिन का भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब का वो भरपूर एडवांटेज वो उठा रहे हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और जैसा कि अभी मैंने कहा था कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है और उनका भी इशू जेन्यून है, और हमें भी इनवाइट किए हैं, तो अभी हमें वहाँ इसके बाद हम वहीं जाएंगे। सभी को नमस्कार। आज यहाँ पे हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा जो प्रेस मीट बुलाया गया है, ये बहुत ही गंभीर विषय को लेके है, जो कि हमारे आइलैंड के हेल्थ सेक्टर को लेके है। जैसे कि हमारे राकेश भाई ने जो भी पॉइंट्स बोला है, इसको नाक की सिर्फ सुना जाए, इसका ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी किया जाए, और ये करने के लिए हिंदू राष्ट्र शक्ति को जो भी स्टेप्स लेना पड़ेगा, वो समझते हैं कि बाहरी तरफ से अगर कोई प्रेशर डालना है या फिर किसी को रिक्वेस्ट करना है, जस्ट टू इम्प्लीमेंट दी पॉइंट्स
राकेश भाई ने जो जो कहा है, इसके संदर्भ में मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि 2003 जनवरी 11 को जो है हम लोग जो मेडिकल सेक्टर को लेके हम लोग एक धरना का प्रदर्शन किए थे सेलुलर जेल के सामने में 2023, ये लाइन कौन चेंज कर रहा है? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2023 जनवरी 11 को हम लोग सेलुलर जेल के सामने में एक धरना प्रदर्शन किए थे, हमारे जीवी पंथ को लेके और हमारे आइलैंड के हेल्थ सेक्टर को लेके, जिसमें कई पॉइंट्स जो है हम एनिम्स के डायरेक्टर तथा डीएचएस के डायरेक्टर के साथ हम लोग सेक्रेटरी हेल्थ को भी दिए थे और उनके आश्वासन भी दिए, हमें हमारे को मिला था कि ये सारे पॉइंट्स में जो है कार्रवाई किया जाएगा और जल्द से जल्द जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें था कि जीवी पंथ हॉस्पिटल को लेके जो खींचातानी होता है डीएचएस और एनिम्स के बीच में, ये चीज को जल्द से जल्द रोका जाए। अगर ये रोका जाएगा तो आप देखोगे कि एटलीस्ट 40 to 50% प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ा बात है, हमें सुनाया जा रहा था इतने सालों से कि आपका गैराचरमा का जो हॉस्पिटल बन रहा है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल जो बन रहा है, वो जो है आपको डीएचएस को हैंडओवर किया जाएगा और जीवी पंथ से जो है वो गैराचरमा के हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें जो बोला गया था कि अगले 3 महीना से लेके 6 महीना के अंदर, कब बोला गया था? जनवरी 2023। उसके बाद हमें पर्सनल रिक्वेस्ट भी किया गया था कि आप इस इशू को जो है थोड़ा मतलब दबा के रखें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मैटर है और ये जो है सिविल प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बात है, इक्विपमेंट सेटअप का बात है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन आज मैं आपके सामने में फिर से इस विषय को रखना चाहूंगा कि काफी समय हो चुका है, काफी बातें हो चुकी है, काफी रिक्वेस्ट माना गया है आपके तरफ से। आपका जो भी प्रॉब्लम्स आपने हमारे सामने रखा था कि इसको जो है अभी जो है ज्यादा प्रेशर ना दिया जाए, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा। आपके अनुसार हम चुप बैठे, आपके अनुसार हम पब्लिक को भी हम ये समझाते गए कि ठीक है और थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब इतने सालों से हम झेल रहे हैं तो और थोड़े समय से ही हम जो है इसके ऊपर में उनको थोड़ा समय दे देते हैं। मैं आज आपके सामने मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगर गैराचरमा का हॉस्पिटल अगले 2 महीने में या फिर 3 महीने में अगर उसको रेगुलर कंडीशन में ओपन नहीं किया गया तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से किया जाएगा। और ये मैं आज आपके सामने बोल दे रहा हूं, क्योंकि इतने साल से जो है, इतने महीनों से, करीब करीब 1 साल के ऊपर हो गया है, हम आपको समय दे चुके हैं और हम पेशेंसफुली आपका सारा कार्रवाई देखते रहे हैं। लेकिन आज ये हाइट्स हो गया है कि आज भी जीवी पंथ हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर का खस्ता से खस्ता हालत में चल रहा है। मैं आपको याद दिला देता हूं कि हमारा कुछ पॉइंट्स था जो कि इस प्रकार का है कि कंप्लीट रिवाइवल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनिशी स्कीम बाय मेंटेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। ये आयुष्मान भारत और अनिशी स्कीम को लेके जो भी कंट्रोवर्सी सालों साल से आ रहा है, जब से अनिशी स्कीम बंद हुआ है, इसके ऊपर में कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया है। मैं तहे दिल से हमारे न्यूली इलेक्टेड जो है एमपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अनिशी स्कीम को लेके जो है वो अपना बात रखे हैं और बात चल रहा है, अभी चल रहा है। लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स लाइक आपका एनिम्स हो गया है, डीएचएस हो गया है या हेल्थ सेक्टर हो गया है, उनके तरफ से अभी तक अनिशी स्कीम को लेके या उनके बेनिफिट्स को आयुष्मान भारत स्कीम में डालने का लेके अभी तक कोई भी स्टेप्स, कोई भी बात नहीं किया गया है। दूसरा बात है
कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फॉर एवरी prominent disease by which large number of islanders are usually found suffering or affected. इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि हमारे आइलैंड के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक न्यूरो स्पेशलिस्ट जो है अपॉइंट किया जाए, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि हमारे आइलैंड में जो अभी चलन चल रहा है हमारे यूथ्स के द्वारा कि उनका जो है एक्सीडेंट्स, ब्रेन मतलब हैमरेजेस, उसके बाद नशे के कारण में जो न्यूरो प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कोई भी तरीका के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। काफी सालों से हमारा आइलैंडर्स के तरफ से जो है डिमांड आया रखा गया था। इवन हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा भी काफी बार आला ऑफिसर्स के सामने में ये रिक्वेस्ट रखा गया है कि एटलीस्ट बेहतर न्यूरो डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए। वो अभी तक नहीं हुआ है और कोई जो है इस संदर्भ में बात भी नहीं कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस विषय को भी हम बहुत जोर शोर से उठाएंगे और आने वाले दिन में बहुत बड़ा जो है हरकत होगा हमारे तरफ से। ये सभी सुन ले। ओके, जैसे कि राकेश भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला था, ये पॉइंट भी हम जो है हेल्थ सेक्टर के सामने में और हमारे हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के रिक्वेस्ट लिस्ट में जो है रखे थे कि फ्री ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ओनली फॉर आइलैंडर्स एंड अदर्स मस्ट बी चार्ज्ड। हम काफी मीटिंग्स में ये हेल्थ सेक्टर के साथ में जब भी हम मीटिंग किए, काफी बार ये हम सुने हैं कि देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज देना मजाक बात नहीं होता है, सही बात है। आपको कौन फ्री ऑफ कॉस्ट देने बोल रहा है? हर एक इंसान को देने कौन बोल रहा है? ये हमारे तरफ से भी एक सजेशन था, काफी बार था कि आप आइलैंडर्स को जो है फ्री ट्रीटमेंट और फ्री मेडिसिन मुहैया कराएं। बाकी जैसा कहा है कि इसका फायदा, गलत फायदा जो है बाहर वाले लोग ले रहे हैं, तो इसके बारे में आप ही स्टेप्स ले सकते हो। ये जितने भी पॉइंट्स है इसमें हिंदू राष्ट्रीय शक्ति या आम पब्लिक खड़ा होके कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई भी स्टेप्स नहीं ले सकता है। हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, आपको जो है फोर्स कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये काम करने के लिए आपके आला ऑफिसर्स, आपके जो सब डिपार्टमेंट्स है, जो जैसे कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को लेके क्या स्टेप्स लिए अभी तक? जितने भी पॉइंट्स हमारे थ्रू आपके पास गया है, ये मैक्सिमम जो है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आपके कान में क्या ये बात नहीं घुसता है? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम कुछ लोगों का जिंदगी चला जाता है, कुछ लोग अपना जिंदगी रहते हुए भी वो अपंग हो जाते हैं, क्या ये सब चीज आपके समझ में नहीं आता है? एसी रूम में बैठ के बढ़िया फैसिलिटीज आपको मिलता है, आप जिसके कारण में वो सीट में बैठे हो, आप जिसके कारण सैलरीज ले रहे हो, क्या आपको थोड़ा शर्म नहीं आता है? आपका जो भी एजुकेशन है, आपका जो भी फैसिलिटीज आपको मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा में, किस वजह से मिल रहा है? क्या इंसान का जान लेने के लिए? क्या हॉस्पिटल में फैसिलिटीज मुहैया ना कराने के लिए? आप ऐसा रोबोटिक हरकत ना करें। अगर आप इंसान हैं तो इंसान का जैसा सोचिए, नॉर्मल लेवल में आइए। बहुत हो गया है कि आप अपना हरकत में कंटिन्यू रखोगे, पब्लिक रोते रहेगा, पब्लिक चिल्लाते रहेगा, 2 दिन बाद भीड़ इकट्ठा होगा, आवाज उठाएगा, उसके बाद 2-3 पुलिस आएंगे, 4-5 जन को लेके जाएंगे, बस कहानी खत्म। मैं हमेशा से बोलते आया हूं, आगाह करता आया हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट जैसा इंपॉर्टेंट सेक्टर, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में उम्दा फैसिलिटीज और उम्दा ट्रीटमेंट जो है मुहैया कराए जल्द से जल्द। वरना अब तक जो है चुनिंदा लोग जो है आके आवाज उठा रहे थे। जिस दिन पूरा का पूरा पब्लिक बल्ली लेके हॉस्पिटल का सामने आ जाएगा, उस दिन ना पुलिस फोर्स ना मिलिट्री फोर्स उनको रोक सकेगा, क्योंकि वो अपनों को गवाया है, अपनों का लाइफ जो है तार किया। जब किया गया था तब वो अपने आंखों से देखा है, वो फील किया है।
यहाँ पे विमला बहन के साथ में जो हुआ है, खैर कोई बात नहीं। इतने सारे लोगों का इमोशंस, इतने गुस्सा किस लिए है? एक अच्छा फैसिलिटीज नहीं मिल रहा था, इसके लिए है ना। आप क्या करोगे? 4-5 डॉक्टर्स को बुलाओगे, एक रिपोर्ट लिखोगे, आप अपने स्टाफ को बचा दोगे, आप खुद सेफ हैंड हो जाओगे। लेकिन जिसका जिंदगी गया है, जो फैमिली बर्बाद हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपका जो टेन्योर है, आपका जो काम करने का समय है, इतने ही तक आपका जो जो जोर है, जो आपका ट्रिक्स है, ये चलेगा। उसके बाद आप भी तो रिटायर होके घर में बैठोगे, आप भी तो बीमार होगे। आपको शर्म आना चाहिए। आप सभी हेल्थ डिपार्टमेंट के आला ऑफिसर्स जो पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं लेकिन नहीं ला रहे हैं, मैं तो आपको बोलूंगा कि आपको शर्म आना चाहिए। हमारे जितने भी एथिक्स के साथ रेस्पेक्टफुली जो रिक्वेस्ट आपके सामने रखा गया था, आप कौन सा रिक्वेस्ट जो है, हमारे जो भी रिक्वेस्ट है वो आप रखे हैं। ये बहुत हाई टाइम है। अगर हेल्थ सेक्टर अभी भी नहीं समझा ये सब बात, तो आने वाले दिन में हेल्थ सेक्टर को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के तरफ से एक वार्निंग ही समझ लीजिए। अभी काफ बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। आपको ये सुन के भी शर्म आएगा कि जो पुलिस फोर्स को आप अपना सेफ्टी के लिए मंगाते हो, पब्लिक से बचाने के लिए, वही पुलिस फोर्स जो है आप लोगों को कितना कुछ बुरा बोलता है। आपका तो मतलब वो हिम्मत नहीं होता है कि खुद को सुधारे। इसके वजह जो है पुलिस डिपार्टमेंट को आया दिन गया दिन जो है आप खड़ा कर देते हो, भैया ढाल बना के, भैया हम तो सुधरेंगे नहीं, कम से कम बचा लो हम लोगों को मार खाने से। शर्म आना चाहिए। जो चेयर में बैठते हैं उन लोगों को शर्म आना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कि डूब के मरी जाओ, या फिर रिटायरमेंट ले लो, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लो। हमारे आइलैंडर्स के कुछ योग्य यूथ्स है, कुछ योग्य लोग हैं, उनको बैठाओ ताकि कुछ सुधर सके। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए, शायद इंटरनल मैटर्स आपको पता होना चाहिए और बाहर आने से पहले आपको ये सॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन आप तो बेशरम हो, आपको तो सुधरना है ही नहीं, तो हमको ही बोलना पड़ेगा। सुन लीजिए कान खोल के। अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में एक बहुत बड़ा इशू होता है फिजियोथेरेपिस्ट को लेके। हमारे यहाँ पे ऑर्थो रिलेटेड या फिर नर्व्स रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हैं, उनको जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनको प्रॉपरली चाहिए होता है। हाँ, एक्सरसाइज वगैरह के लिए, हाँ, आपका जो है प्रैक्टिस के लिए, ताकि उनका वेन या फिर बोन जो है सही हो जाए। एनीवेज, आप ये सुन के हैरान होंगे कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में फिजियोथेरेपिस्ट जो है सिर्फ जीवीपंत हॉस्पिटल में ही है, जबकि इनका पोस्ट जो है मायाबंदर और निकोबार जैसे जगहों पर रखा गया है। लेकिन मायाबंदर का जो पोस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, मायाबंदर में एक फिजियोथेरेपिस्ट का पोस्ट है। लेकिन अभी के अभी आप सब मीडिया वाले के साथ साथ मैं पब्लिक को भी ये बोलना चाहता हूं कि ये हमारा जो अभी ये प्रेस मीट है, ये सुनने के तुरंत बाद आप ये पता करिए मायाबंदर में जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कहां पे है और कितने समय से जो है वो जहां पे सुनोगे वहां पे है। मायाबंदर के फिजियोथेरेपिस्ट जो है पोर्ट ब्लेयर में बैठा हुआ है काफी सालों से। इसका इंपॉर्टेंस शायद आपको डिपार्टमेंट वालों को पता नहीं होगा, इसीलिए कोई भी असर नहीं हो रहा है। आप सोचिए, दिगलीपुर से लेकर रंगत तक का जितना भी ऑर्थो पेशेंट्स या फिर फिजियो पेशेंट्स जिसको चाहिए होता है ये ट्रीटमेंट, वो कहाँ जाएगा? अभी उनको आना पड़ेगा पोर्ट ब्लेयर। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट का, जो कि महाराजा बन के पोर्ट ब्लेयर में बैठा हुआ है। तो उनको तो बोरी बिस्तर बांध के पेशेंट को यहीं आना पड़ेगा। और यहां आने के बाद उनका रवैया क्या रहता है?
मैं आपको अभी 2-3 दिन में कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं, आप घर में जाके प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। मैं आपको प्रूफ के साथ में मैं बोलूंगा, फिलहाल आप सुन लीजिए। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आज से हम नहीं, जितने भी लोग आवाज उठा रहे हैं अपना अपना प्रूफ लेके आएगा, तब संभाल लेना। दूसरा बात, आयुष में आपका निकोबार जैसा सेक्टर में आयुष में फिजियोथेरेपिस्ट एक ही पोस्ट है वहां पे, जरा पूछ लीजिए वो भी कहां पे है। वो बैठा हुआ है पोर्ट ब्लेयर में। उसका क्या काम है भाई पोर्ट ब्लेयर में? कौन लेगा निकोबार का रिस्पॉन्सिबिलिटी? और वहां से पेशेंट को पोर्ट ब्लेयर आना बोलने से आपको समझ में आता है हम इजीली मेनलैंड जा सकते हैं, लेकिन निकोबार सेक्टर के जो भी आइलैंड्स है वहां से पोर्ट ब्लेयर आना बहुत बड़ा टास्क रहता है। कौन समझेगा ये सब? आप खुद को एजुकेटेड बोलते हो, खुद को पढ़ा लिखा बोलते हो, एक पोस्ट लेके एक डिग्री लेके आप ऐसे जगह में बैठ के इंसान को मारने का काम कर रहे हो। इससे अच्छा तो बाहर में घूमने वाला मर्डरर्स है भाई। शर्म आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी फिजियोथेरेपिस्ट का बारे में मैंने अभी कहा है, इसके ऊपर तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाए, वरना जो है इसके ऊपर भी हम खुद उतरेंगे और बहुत बुरा हाल करेंगे। दूसरा बात, इनका जो टाइमिंग दिया जाता है सुबह से लेकर शाम तक, हर एक ऑर्थो डिपार्टमेंट हो, हर एक आपका कार्डियो डिपार्टमेंट हो, या फिर ब्लड बैंक का लोग हो, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, अपना समय पर पूरा करके ही घर वापस जाए। हमारे पास रिपोर्ट्स है, हमारे पास प्रूफ्स है कि 12 बजे अपना बोरी बिस्तर बंद करके, अपना दुकान बंद करके डिपार्टमेंट का जो है अपना घर चले जाते हैं। ये नहीं चलेगा। आज के बाद ऐसा कोई भी कंप्लेंट्स आएगा, ऑन दी स्पॉट, ऑन दैट टाइम ओनली जो है एक्शन हम लोग लेने का कोशिश करेंगे। आप जो फोर्स बुलाना है, जितना पुलिस बुलाना है आप बुला लो, हम भी देखेंगे किसमें कितना है दम। ये हम ओपनली बोल रहे हैं। और एक बात, मैं इस प्रेस मीट के जरिए से मैं हर एक वो पेशेंट्स और पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डरने का कोई बात नहीं है। आपके डर के कारण जो है काफी जिंदगी का नुकसान हो रहा है। जब भी आपके साथ में कुछ भी गलत हो हेल्थ सेक्टर में या हेल्थ डिपार्टमेंट में, तुरंत या तो मीडिया को कॉल करें, या हम जैसे एनजीओ को कॉल करें, या फिर ऐसे किसी को भी कॉल करें जो आपका वो प्रॉब्लम ऑन दी स्पॉट एट दैट टाइम ओनली जो है उठा सके। आप छोड़ दीजिए करके, या मेरा ट्रीटमेंट नहीं होगा, अगर हम बात करेंगे तो इन लोग जो है मेरा ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ये सोच के पीछे ना हटे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कई सालों से हेल्थ सेक्टर को आप ही नॉर्मल पब्लिक, आप ही आइलैंडर्स के इश्यूज को रेज करते करते हमारा गला टूट गया है। हमारा काफी समय जो है वेस्ट हो गया है ये आप ही का आवाज उठाने के लिए, लेकिन किसी का कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ है। किसी को आज तक हेल्थ सेक्टर में समझ में नहीं आया है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब समय आ गया है, आप खुद सामने आए, आप खुद सामने आए। आप देखेंगे आप अकेला नहीं रहोगे, आपके साथ में हम जैसे कई लोग रहेंगे। यह हमारा प्रॉमिस है आपसे। आप बेफिक्र रहिए। आपका जो फ्री ट्रीटमेंट है, वो फ्री ट्रीटमेंट, आपका जो राइट्स है एज ए आइलैंडर, वो आपको यहां आइलैंड में मिलना चाहिए। और डॉक्टर कभी भी अगर रेफर के बारे में बात करेगा तो 10 बार सोच लीजिएगा कि हम क्यों रेफर करवाएं। हम क्यों रेफर करवाएं? क्या यहां पे ऑपरेशन नहीं हो रहा है? क्या यहां पे इक्विपमेंट्स नहीं है? क्या यहां पे मेडिसिन नहीं मिल रहा है? क्या यहां पे स्पेशलिस्ट नहीं है जिसके कारण हमें रेफर में जाना पड़ रहा है? ये सब आपको सोचना है एज ए नॉर्मल पब्लिक, एज ए विक्टिम, आपको सोचना है। ये बहुत आवाज हम लोग खुद उठा लिए, बहुत आवाज हम लोग लड़के कर लिए, लेकिन आप भी टाइम आ गया है। आपसे विनती है, आप जैसे आइलैंडर्स जो सुन रहे हैं हमारे बात, आप खुद सामने आइए, आप खुद सामने आइए, आप खुद आवाज उठाइए। हम मानते हैं कुछ केसेस जो है जेन्युइन नहीं मिलेगा,
बहुत लोग ऐसा है कि अपना फायदे के लिए गलत फेक आवाज उठा लेते हैं, लेकिन इससे हमको डरने का जरूरत नहीं है। आवाज सब सेम है। एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि वो फेक है या जेन्युइन है। और कुछ चुनिंदा फेक आवाज के लिए जो है हम हजारों जेन्युइन आवाज को दबा नहीं सकते हैं। आप आइए सामने, आप हिम्मत करके आइए, हम जैसे लोग आपका साथ देगा और हमारे ताकत आप ही हो जिसके वजह से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। ये बात आप लोग प्लीज अपने घर पर बैठ के अपना फैमिली के साथ में बैठ के बात करिए। हो सकता है कि हम लोग आक्रोश में कुछ गलत बात बोल दिए हो, लेकिन जो भी पॉइंट में हम बात किए हैं बहुत जेन्युइन है और जिसके कारण में लोग अपना जान गंवा रहे हैं आइलैंड में। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर थोड़ा अच्छा रहे तो काफी जान जो है बच सकता है। आपका परिवार से लोग बच सकते हैं। आप मेरे बारे में मत सोचिए, आप अपने परिवार के बारे में सोचिए। आज अच्छे हैं, कल का गारंटी दे सकते हो कि ये जीवी पंथ में नहीं आएगा? प्लीज, ये बहुत सीरियस मैटर है। मीडिया में सुन के कुछ लाइक्स और कुछ कमेंट्स करके चुप मत बैठिए, चुप मत बैठिए। ये हमारा सालों साल का लड़ाई है। आप देख रहे हो कोई असर नहीं हुआ है, कोई असर नहीं हुआ है। कोई भी मेडिकल स्टाफ आपके साथ मिसबिहेव करता है, आपका राइट्स है कि उसको अपोज करना और जोर आवाज से अपोज करना। इसी के साथ मैं अगले जो कार्रवाई रहेगा हमारा, उसके लिए हम लोग तैयारी कर लेते हैं और फिर से हम प्रेस मीट बुलाएंगे। और इस बार जो है इतने बड़ा जो है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे जीवी पंथ और हेल्थ सेक्टर को लेके कि सब देखते रह जाएगा। थैंक यू सो मच।